हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में है। और मेरी इस वीडियो का टाइटल है, अगर आप ब्लड शुगर को समझ गए तो इसे आसानी से कंट्रोल भी कर पाओगे। तो शुगर की बीमारी को समझने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरी इस वीडियो में इंक्लूडेड होगा शुगर क्या होती है, शुगर का बॉडी में क्या काम होता है, ब्लड शुगर कैसे बढ़ती है, ब्लड में शुगर खाना खाने के बाद कितने टाइम तक बढ़ती रहती है, हमारी बॉडी ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करती है, बॉडी का सिस्टम खाना खाने से बढ़ी हुई शुगर को कितने टाइम में कंट्रोल कर पाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला बॉडी का प्लान ए और प्लान बी क्या है, ब्लड में शुगर बढ़ने पर बॉडी कौन कौन से लक्षण देती है, ब्लड में शुगर चेक करने के लिए लैब में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ब्लड शुगर टेस्ट करवाने का सही वक्त कौन सा होता है जिसमें हमें शुगर का एकदम सही रिजल्ट मिल पाता है। डायबिटिक पेशेंट को पीपी ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से पहले शुगर की गोली या इंसुलिन लेना क्यों जरूरी है, और एंड में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर आप उसके हिसाब से अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाएंगे तो आपको हमेशा आपके ब्लड शुगर टेस्ट की सही रिपोर्ट मिलेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक शुगर के एकदम सटीक परिणाम जानने के लिए शुगर का ब्लड टेस्ट कब और कैसे करवाना है, इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है, अगर आप ब्लड शुगर को समझ जाओगे तो इसे अच्छे से कंट्रोल भी कर पाओगे। सत श्री अकाल दोस्तों, आई एम हैप्पी एंड आई एम हियर टू मेक यू हेल्दी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लैब न्यूज़ बाय संजीवनी लैब। जानो ब्लड टेस्ट के बारे में। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर निरंतर देखने को मिलती रहेंगी। आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट दिन के अलग अलग टाइम पे किसी इंसान के ब्लड में कितनी शुगर की मात्रा है इसको जानने के लिए किया जाता है। शुगर की बीमारी को हर मर्ज की जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस इंसान के ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है वो इंसान हमेशा किसी न किसी गंभीर बीमारी होने के खतरे से घिरा रहता है। और मैंने देखा है कि शुगर की जानकारी के अभाव में लोगों को अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ब्लड शुगर के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 5 इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देने वाला हूँ जिससे आपको शुगर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर हम ब्लड शुगर को उसके निर्धारित समय के अनुसार नहीं टेस्ट करते हैं तो हमें ब्लड शुगर कब कम होती है या कब ज़्यादा होती है इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ब्लड शुगर को निर्धारित समय के अनुसार करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं शुगर के बारे में डिटेल शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर क्या है। ब्लड ग्लूकोज ब्लड में पाई जाने वाली शुगर होती है, और ये हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे ब्लड में आती है। शुगर हमारी बॉडी को ताकत देने का एक मेन सोर्स है। हमारा ब्लड उसमें मौजूद शुगर को हमारे हर बॉडी पार्ट और हर बॉडी सेल तक पहुंचाता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। शुगर हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पदार्थ है, लेकिन जब किसी इंसान में ये बढ़ जाता है तो उसे डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ मतलब जिस इंसान को शुगर की बीमारी हो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब आते हैं ब्लड शुगर बॉडी में कैसे और कितने टाइम में बढ़ती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लेन वाटर यानी कि सादा पानी के अलावा कुछ भी हम खाएं या पिए उससे हमारे ब्लड में कुछ ना कुछ शुगर की मात्रा जरूर बढ़ती है। हम जो भी खाते या पीते हैं जिसमें शुगर मौजूद होती है वो डाइजेशन के वक्त हमारे फूड से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब जो भी हमने खाया या पिया उसमें जितनी भी शुगर की मात्रा होगी वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगी डाइजेशन के वक्त। तो अब सवाल उठता है कि शुगर को फूड से ब्लड में आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो जैसे ही हम कुछ खाते या पीते हैं तभी से हमारे ब्लड में शुगर जो है वो फूड से ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। जब हम पहला निवाला लेते हैं तभी से हमारी ब्लड शुगर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब हम अपने खाने का आखिरी निवाला लेते हैं
तब से तकरीबन 1.5 घंटे तक हमारे ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ती रहती है। रिसर्च ये कहती है कि जब हम खाना खाकर उठ जाते हैं उसके तकरीबन 1.5 घंटे तक जितनी भी फूड में शुगर होती है वो सारी ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो 1.5 घंटे के बीच बीच में सारी शुगर जो है फूड से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है और 1.5 से 2 घंटे के स्लैब में वो पीक पर बनी रहती है। आसान भाषा में कहूँ तो फूड से ब्लड में शुगर को आने के लिए 90 मिनट लगते हैं और 90 से 120 मिनट तक वो एक स्टेबल कंडीशन में रहती है। मान लो अगर किसी की शुगर 80 है खाली पेट और उसने खाना खाया और उसकी 150 शुगर हो गई, वो 1.5 घंटे में 150 तक पहुंच जाएगी। तो 150 1.5 से 2 घंटे में वो तकरीबन वहीं पे रहेगी और 2 घंटे के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो एकदम पीक वाला जो लेवल होता है ब्लड शुगर का वो खाना खाने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच में आता है। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड शुगर कैसे और कितने टाइम तक बढ़ती है। अब बात करते हैं कि ब्लड शुगर कैसे और कितने टाइम में कंट्रोल होती है। ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल होती है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और सच कहूँ तो यही वो कारण है जिसकी वजह से कोई इंसान नॉन डायबिटिक तो कोई डायबिटिक कहलाता है। क्योंकि जिनके ब्लड में शुगर कंट्रोल हो जाती है वो नॉन डायबिटिक और जिनका बॉडी का सिस्टम शुगर को नहीं कंट्रोल कर पाता है वो डायबिटिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स के बारे में। हमारी बॉडी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए 2 प्लान्स पे काम करती है, प्लान ए और प्लान बी। कंफ्यूज मत होइए, आगे आने वाली वीडियो में मैं सारे प्लान क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, आप मेरी वीडियो को कहीं लाइक करना तो नहीं भूल गए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो से 100% लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई नो ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको लाइक करेंगे तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। चलो बैक टू टॉपिक। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला बॉडी का प्लान ए क्या है? प्लान ए मैं उस सिस्टम को कहता हूँ जिसमें हमारी बॉडी इंसुलिन की मदद से शुगर को कंट्रोल करती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी पैंक्रियाज बनाती हैं। यही इंसुलिन ब्लड में मौजूद शुगर को ख़त्म करने में और उसे सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी के सेल्स कुछ ग्लूकोज को तो एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेते हैं और जो बाकी ब्लड में बची हुई शुगर होती है उसे फैट, मसल और लीवर में जाकर स्टोर कर देते हैं जिसे वो बाद में कभी ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकें। तो जैसे जैसे इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स, फैट्स और मसल में ट्रांसफ़र करती जाती है वैसे वैसे ही हमारे ब्लड में शुगर जो है वो कम होती जाती है। एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक इंसान में ब्लड से सेल्स तक का सफ़र शुगर तकरीबन 2 से 10 घंटे के बीच में पूरा करती है। खाना खाने के बाद जैसे ही हमारे ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू कर देती है वैसे ही हमारी पैंक्रियास हमारे ब्लड में इंसुलिन रिलीज़ कर देती हैं जो तभी से उस शुगर को कंट्रोल करना भी शुरू कर देती है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक इंसान में तो इंसुलिन बनती है तो वो उसे साथ के साथ कंट्रोल करना शुरू कर देती है, लेकिन एक डायबिटिक इंसान में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी मैक्सिमम जो इंसुलिन होती है या तो बनती नहीं है या बनना कम हो जाती है या जो इंसुलिन बनती है वो उसको जैसे काम करना होता है वैसे वो काम नहीं कर पाती है। इंसुलिन की फंक्शनिंग ना होने के कारण डायबिटिक इंसान में शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मल इंसान में तो इंसुलिन काम करती है तो उनका कंट्रोल वो शुगर को कर लेती है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वाली शुगर की जो नॉर्मल रेंज होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है और पीपी ब्लड शुगर खाना खाने के बाद वाली ब्लड शुगर की 90 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पीपी ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज फास्टिंग ब्लड शुगर से ज़्यादा क्यों होती है? तो ऐसा है, जो भी हम खाना खाते हैं वो तकरीबन 2 घंटे में हमारी शुगर जो है वो पीक पर पहुंचा देता है, लेकिन उसी शुगर को दोबारा सेम लेवल पर आने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लो अगर किसी की शुगर जो है वो खाना खाने से पहले 80 आई है और खाना खाने के बाद उसकी 150 हो गई है, तो ये तो उसकी खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में 150 तक चले जाएगी, लेकिन उसको दोबारा 150 से 80 आने के लिए तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो बढ़ती तो एकदम ऐसे है लेकिन नीचे ऐसे आती है धीरे धीरे।
तो बॉडी का प्लान ए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारी बॉडी इंसुलिन की मदद से शुगर को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं प्लान बी के बारे में कि कैसे प्लान बी की मदद से हमारी बॉडी जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये प्लान बी आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट में ही एक्टिवेट होता है, जिसमें बॉडी ब्लड में मौजूद शुगर को पेशाब और पसीने के रास्ते बॉडी से बाहर निकालकर कंट्रोल करती है। जब किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम फेल हो जाता है, तब हमारी बॉडी प्लान बी की मदद से काम करती है, जिसमें वो ब्लड में मौजूद शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा पसीने और पेशाब के रास्ते बॉडी से बाहर निकालती है। रिसर्च कहती है हमारे ब्लड में जब शुगर की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाती है, तब हमारी बॉडी उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालना शुरू कर देती है और शुगर को तब तक बाहर निकालती है जब तक कि शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ना आ जाए। इसको सिंपल भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि पेशाब में शुगर तब आती है जब ब्लड में शुगर 200 से ऊपर जाती है। आई होप अब तक की वीडियो देखकर आपको आपके 5 सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे। बॉडी में शुगर का क्या काम है? एनर्जी देने का काम है। ब्लड शुगर कैसे बढ़ती है? पानी के अलावा जो भी हम खाते या पीते हैं जिसमें शुगर मौजूद होती है, उसको खाने या पीने से हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है। ब्लड शुगर खाने के बाद कितना टाइम बढ़ती है? खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक हमारे ब्लड में जो शुगर है वो बढ़ती रहती है और 2 घंटे तक वो उसी लेवल पे मेंटेन रहती है। 2 घंटे के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ब्लड शुगर कैसे कम होती है? तो बॉडी के शुगर कंट्रोल करने वाले प्लान ए और प्लान बी की मदद से हमारे ब्लड में शुगर कंट्रोल होती है। ब्लड शुगर कितना टाइम लेती है नॉर्मल लिमिट में आने के लिए? खाने से बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल में आने के लिए 2 से लेकर 10 घंटे तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी हमें क्या क्या लक्षण देती है। यहाँ पर आपको कई ऐसे मैं सिम्टम्स बताने वाला हूँ जो हमारी बॉडी शुगर बढ़ने पर हमें देती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब आना, प्यास ज़्यादा लगना, हम ट्राई भी नहीं कर रहे होते और हमारा वेट घटना, भूख ज़्यादा लगना, ब्लरी विजन, हाथों और पैरों में कीड़ियाँ जैसे लड़ती हैं वैसे फील होना या फिर सुनपन आना, हमेशा थके हुए रहना, बॉडी पेन्स होना, ड्राई स्किन होना, अगर कोई जख्म हो जाए तो उसका बहुत धीरे भरना और बार बार इन्फेक्शन हो जाना। अगर आपको इनमें से बताए गए कोई भी सिम्टम फील होते हैं तो आज ही अपनी नज़दीकी लैब पर जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो अब आप ये भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ब्लड टेस्ट कौन सा करवाएं। भी आपको स्क्रीन पर ब्लड टेस्ट की लिस्ट दिख रही होगी। तो ये वो सभी टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं जब किसी की उनको शुगर की जांच करवानी होती है। आओ जानते हैं इन ब्लड टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में। मुझसे कई बार मेरी लैब पर पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट क्यों करवाया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जो है वो ब्लड में मौजूद शुगर की सबसे न्यूनतम मात्रा को जानने के लिए करवाया जाता है। मतलब जिस समय हमारे ब्लड में शुगर की सबसे कम मात्रा होती है उसको जानने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फास्टिंग ब्लड शुगर की सबसे कम वाली वैल्यू कैसे बता पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम 8 से 10 घंटे खाली पेट रहते हैं, कुछ नहीं खाते या पीते हैं, तो हमारे ब्लड में जितनी भी शुगर होती है उसे इंसुलिन कंट्रोल कर लेती है और बॉडी में सिर्फ उतनी ही मात्रा सुबह तक रह जाती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की होती है। मतलब अगर किसी इंसान का फास्टिंग ब्लड शुगर का रिजल्ट 70 और 110 के बीच में आता है तो वो एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको जब भी फास्टिंग ब्लड शुगर अपनी करवानी है, खाना खाने के 8 से 10 घंटे के गैप के बाद ही अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर करवानी है। फास्टिंग ब्लड शुगर को करवाने का सबसे सही टाइम होता है कि आप रात को खाना खाकर सो जाओ और सुबह उठते ही अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर का सैंपल लैब में दे आओ, क्योंकि हम 8 से 10 घंटे की तो नींद निकालते ही हैं। तो उस दौरान जो भी हमारे ब्लड में शुगर होती है वो हमारी बॉडी कंट्रोल कर चुकी होती है। तो उस टाइम फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल देने का सबसे सही टाइम होता है। मुझसे कई पेशेंट्स एक और सवाल भी पूछते हैं, क्या हम फास्टिंग ब्लड शुगर करवाने से पहले पानी पी सकते हैं? तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर करवाने से पहले आप जितना मर्जी पानी पी सकते हैं,
लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करवाने से पहले 8 से 10 घंटे के दौरान आपने ना ही चाय पी होनी चाहिए, ना ही आपने जूस पीना है, ना ही आपने बिस्किट खाने हैं, ना ही आपने खाना खाना है। आप पानी के अलावा कुछ नहीं ले सकते 8 से 10 घंटे के लिए जब भी आपने अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर का सैंपल देना है। और पानी आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं, पानी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मगर पानी में कुछ ऐसा मिला हुआ ना हो जिससे आपकी शुगर बढ़ जाए। अब आते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, मुझसे कई पेशेंट ये भी पूछते हैं कि पीपी ब्लड शुगर से हमें क्या पता चलता है। पीपी ब्लड शुगर से हमें खाना खाने के बाद हमारी सबसे ज़्यादा कितनी ब्लड शुगर पहुंच सकती है उस वैल्यू के बारे में पता चलता है। मतलब खाना खाने के बाद कितना ज़्यादा वो जा सकती है, पीपी ब्लड टेस्ट करवाने से हमें ये पता लगता है। फास्टिंग ब्लड शुगर से हमें कम वाली मात्रा का पता लगता है और पीपी ब्लड शुगर से हमें ज़्यादा वाली मात्रा का पता लगता है। तो अब जानते हैं पीपी ब्लड शुगर टेस्ट करवाने के सही तरीके के बारे में। अगर आप पीपी ब्लड शुगर के एकदम सही रिजल्ट चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शुगर कितनी बढ़ सकती है, तो आपको अब जो मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि रिसर्च कहती है कि खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे में जितनी हमारी शुगर बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें इसी टाइम पीरियड के बीच में अपनी जो है ब्लड शुगर टेस्ट करवानी है। मतलब जब हमने खाना खाया है और खाकर उठ गए हैं तब से हमें अपना टाइम नोट करना है और उसको 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही हमें अपना ब्लड शुगर सैंपल पीपी के लिए लैब में देना है। मतलब जो आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम नोट करना शुरू करना है वो जब आप खाना खाकर उठ जाते हैं उसके बाद शुरू करना है। मान लो अगर मैंने 7:45 बजे खाना खाना शुरू किया और 8 बजे खाना खाकर उठ गया, तो मेरा ब्लड शुगर पीपी सैंपल देने का टाइम जो होगा वो 9:30 से 10 बजे के बीच में बैठेगा। मतलब 8 बजे मैं खाना खाकर उठ गया तो उसके बाद 1.5 घंटा 9:30 बजे, तो 9:30 से 10 बजे के बीच में जो है मेरा सही टाइम बैठता है पीपी ब्लड शुगर सैंपल देने का। तो आप भी जब अपना पीपी ब्लड शुगर सैंपल देने के लिए जाएं तो आप अपने टाइम को ऐसे ही कैलकुलेट करें। दूसरा जो पॉइंट आपको मेन देखना है वो ये होगा कि आपको जो भी खाना खाना है वो एक बार में खाना है। ऐसा नहीं है कि उस 1.5 घंटे में आप चाय भी पी लें, जूस भी पी लें, बिस्किट भी खा लें या कुछ भी ऐसा कुछ खा पी लें जिससे आपकी शुगर बढ़ती रहे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपने खाना है, पीना है, जो भी करना है वो एक साथ करना है। और उस 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपने कुछ भी ऐसा खाना या पीना नहीं है जिससे आपकी ब्लड शुगर बढ़े। आप पानी भी जितना चाहे वो उतना पी सकते हो, लेकिन आपने जो चीज़ आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती है ऐसा कुछ भी खाना या पीना नहीं है, चाहे वो चाय हो, फ्रूट हो, जूस हो या कुछ भी हो। जो भी आपने खाना है वो एक बार में खाना है। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो आप रूटीन में खाना खाते हो, पीपी ब्लड शुगर सैंपल देने से पहले भी आपको वैसा ही खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप उस दिन कम खा लें या ज़्यादा खा लें, और इससे भी आपको आपके एक्चुअल रिजल्ट का नहीं पता चल पाएगा कि आपकी नॉर्मली कितनी ब्लड शुगर जो है वो रहती है। चौथा पॉइंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायबिटिक इंसान को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट इसको बड़ी गौर से सुने। कोई भी डायबिटिक पेशेंट जब भी पीपी ब्लड शुगर सैंपल देने के लिए जाता है तो उसको अपना पीपी ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से पहले शुगर की गोली या फिर इंसुलिन, जो भी उसको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसे वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब भी अपना पीपी ब्लड शुगर देना है तो अगर आपको डॉक्टर ने शुगर की गोली लगाई है तो आपने वो खानी है। अगर आपको इंसुलिन डॉक्टर ने कहा हुआ है लगाने के लिए तो आपने वो भी लगाना है अपना पीपी ब्लड शुगर सैंपल देने से पहले। जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे ही उसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप पीपी ब्लड शुगर सैंपल से पहले ये गोली या इंसुलिन नहीं लेंगे तो नेचुरली आपकी पीपी ब्लड शुगर तो बढ़ी हुई ही आएगी। तो उससे हमें अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि हमारी जो गोली है या हमारी इंसुलिन, जो भी हम दवाई ले रहे हैं, वो हमारे शुगर को कितना कंट्रोल कर पाती है। तो डायबिटिक इंसान को दवाई इसलिए लेनी ज़रूरी है ताकि उनको ये पता चल सके कि उनकी गोली या इंसुलिन या जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं वो शुगर के ऊपर कितना काम कर रही है, क्या वो उसको कंट्रोल कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। इसमें 2 चीज़ें और देखने वाली होती हैं।
कई बार कई पेशेंट्स की शुगर जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर से भी नीचे आ जाती है, पीपी ब्लड शुगर। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनकी गोली जो है या इंसुलिन जो है उसकी डोजेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके फास्टिंग से पीपी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी पीपी ब्लड शुगर फास्टिंग से बहुत ज़्यादा आ जाती है। आमतौर पर ऐसा इसलिए हो सकता है कि उनकी इंसुलिन या फिर उनकी गोली जो है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उसका डोज जो है वो कम ले रहे हैं। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप आज ही अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और अपनी शुगर मेंटेन करने के लिए अपना जो है डोज वो सेट कीजिए। यहाँ पर मैं क्लियरली बात बता दूँ, ये मेरी वीडियो जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स भी देख रहे होंगे और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स भी देख रहे होंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि शुगर की गोली या इंसुलिन सिर्फ उन्हें लेना ज़रूरी है जिनके ब्लड में शुगर बढ़ती है, या जो डायबिटिक होते हैं सिर्फ उनको लेना ज़रूरी है। जो नॉर्मल नॉन डायबिटिक इंसान है उन्होंने कोई भी शुगर की गोली या इंसुलिन नहीं लेनी है। तो पीपी ब्लड शुगर की जो है वो नॉर्मल रेंज होती है 90 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मतलब अगर किसी इंसान की पीपी ब्लड शुगर जो है वो 90 से 160 के बीच में आती है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। आई होप अब आपको फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। तो जैसे इसका नाम ही बताता है, रैंडम ब्लड शुगर रैंडमली कभी भी करवाया जा सकता है। मतलब इसको दिन में किसी भी टाइम पर आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खाना कितनी देर पहले खाया है या फिर आपने कितना खाना खाया है, आपने शुगर की गोली ली है या नहीं ली है। तो डॉक्टर इसको क्यों लिखते हैं रैंडम ब्लड शुगर को? तो डॉक्टर इसको इसलिए लिखते हैं ताकि उनको ये अंदाज़ा हो सके कि किसी पेशेंट को शुगर है या नहीं है। और रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज होती है 70 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। अगर आपका आरबीएस का रिज़ल्ट 70 से 140 के बीच में आता है तो आपकी रिज़ल्ट जो है वो नॉर्मल लिमिट में है। मतलब रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट सिर्फ अंदाज़ा लेने के लिए किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है, हाई है या लो है, बस। अब बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट से हमें पिछले 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर एवरेज का पता लगता है। इसमें मैं बता रहा हूँ एवरेज, ना कि हर रोज़ की। ऐसा नहीं है कि आपको ये टेस्ट हर दिन का रिज़ल्ट बताएगा, ऐसा नहीं है। HbA1c टेस्ट से हमें पिछले 2 से 3 महीने की जो हमारी शुगर की एवरेज रही है उसके बारे में पता चलता है। HbA1c टेस्ट पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो इसके बारे में डिटेल में आप मेरी वीडियो को देखकर जान सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के बारे में। ये दोनों टेस्ट जो हैं वो आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ के करवाए जाते हैं। इसमें डॉक्टर्स ने नॉर्मली ये देखना होता है कि जो प्रेगनेंसी का 9 महीने का या 10 महीने का पीरियड होता है, कहीं उस दौरान पेशेंट की जो है वो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ तो नहीं रही। तो GCT और GTT ये दोनों टेस्ट प्रेगनेंसी में लेडीज़ के करवाए जाते हैं। अगर आप इस पे और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इस पे अलग वीडियो बना दूंगा। अंत में बात करते हैं यूरिन ग्लूकोज टेस्ट की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे ब्लड में ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 200 से ऊपर जाता है, तब हमारे यूरिन में जो है वो शुगर आनी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर्स जब भी किसी का शुगर टेस्ट लिखते हैं तो नॉर्मली वो यूरिन का भी टेस्ट लिख देते हैं, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं किसी टाइम पेशेंट की जो शुगर लेवल है वो 200 से ऊपर तो नहीं गई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं अंत में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए निरंतर बनाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।